अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जो भी कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं, एफपीएससी हो भले कोई भी प्रोविंशियल कमीशन हो। तो ये जो है टॉपिक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके रिप्रोडक्शन से निकल कर आ जाते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट पर जो है ना, प्रोसेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो है ना बहुत अच्छा खासा मटेरियल है स्टडी करने के लिए। तो जितना मटेरियल आप यहाँ से, डेफिनेशंस हो गई, जो भी प्रोसेस में समझा रही हूँ उसको गौर से समझना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ये फिर वर्डिंग को घुमाकर ऐसे पेपर में क्वेश्चंस बनाकर दे देते हैं, फिर आप कंफ्यूज जाते हो, आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है। तो खैर मैं आज जो है कोशिश करूँगी कि स्टेप वाइज जो है ना मैं चलूँ बिल्कुल, ताकि आपको पता चले, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो इसके अंदर ना आपको जो है बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी और फिर हम हर ऑर्गन के अंदर अंदर तक जाएंगे। ठीक है। बिकॉज यू नो कि रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करने हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करने हैं। तो ये जो सारी जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उनके फिजियोलॉजी का आइडिया होना भी लाजमी है, आपको पता होना लाजमी है। और कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिलीज होती है। और इसी चैप्टर के अंदर ना तो सिर्फ फिजियोलॉजी कवर करेंगे, या तो जस्ट आप रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ लें एंड दैट इज इनफ फॉर यू, ऐसा नहीं है। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपको हॉर्मोन्स भी पढ़ने पड़ेंगे साथ साथ, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से जो हॉर्मोन्स निकल कर आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो के आते हैं, और वो तकरीबन सारे जो है ना वो यहीं से ही होते हैं, और फिर वो किस तरह से जो है ना उनका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी डिस्कशन हमें आज इसी जो है ना चैप्टर के अंदर करनी है। ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वैसे है आसान सा ही है, और बस थोड़ा सा लेंदी भी है समहाउ, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं अब यहाँ से सिर्फ जो है ना टॉपिक कवर कर लोगे तो देयर इज़ नो नीड टू स्टडी सेपरेटली फ्रॉम द एफएससी, और फिर बीएससी की बुक खोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑल राउंडर सारी चीज़ें एट अ टाइम कवर करवा रही हूँ। ठीक है। तो दिस वुड बी इनफ जो लेक्चर मैं आज करवा दूंगी। और उसके बाद जो इसके मज़ीद एक दो 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 तीन जो लेक्चर हैं वो होंगे तो आप एट ए टाइम कवर कर लेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है मुझे आपको ये बताना है कि इस चैप्टर के अंदर आप और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अंदर भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो है आपके साथ साथ चलेंगे। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो सबसे पहली जो आप चीज़ पढ़ते हो, एक तो आप गैमेट फॉर्मेशन पढ़ते हो। ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको बता दूंगी कि इनके अंदर जो है स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होती है, कहाँ से होती है, कैसे हॉर्मोन्स जो हैं इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, बिल्कुल प्योबर्टी से लेकर ओल्ड एज तक किस तरह से ये मेंटेन करते रहते हैं, उनके अंदर जो हार्मोनल बैलेंस का जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे पूरा। तो ये जो है ना मैं आज के लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अच्छी खासी फिजियोलॉजी बताऊंगी। सो अगर आपके पास करीब में कोई नोट्स वगैरह हैं तो उसके थ्रू आप बनाते भी जाएं साथ साथ। ठीक है। ताकि फिर आपको मज़ीद ये चीज़ आसान लगेगी, सिर्फ देखना ही नहीं है ये लेक्चर, आप खुद से भी काम करते जाएं, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आप वैसी वैसी पॉइंट्स आप लिखते जाएं, एंड देन यू विल गेट टू नो कि भाई आपके पास जो है एक समराइज नोट्स भी बन गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। तो चलें तो बात करते हैं कि इनके इस चैप्टर के अंदर एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे, दूसरा आपको स्टडी करना है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जस्ट वेट। ओके, तो एक तो आपका आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, वेस्ट पेन। ओके। तो एक आपका क्या फीमेल, और
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। और इसके अंदर जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में ये जो है सिलेबस के अंदर ये जो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, ये तो उन्होंने सेपरेट लिखा हुआ है। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में आप स्पर्मेटोजेनेसिस उन्होंने अलग लिखा हुआ है और गैमेटोजेनेसिस अलग लिखा हुआ है। तो इसी के अंदर ही वो दोनों टॉपिक कवर हो जाने हैं। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो मैंने इधर ही कवर करवा देना है। ठीक है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपका जो है दूसरा गैमेट जैसे जो कि फीमेल्स के अंदर होता है, ओवम जो होता है, एग कैसे डेवलप होते हैं, वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो ये जो सिलेबस में अलग चीज लिखी हुई है तो बेसिकली इसके अंदर ही कवर हो जाना है। ठीक है। चौथा इसके अंदर जो टॉपिक है आपके पास वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, तब पूरा का पूरा। और ये हम इसी ही चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तभी आई वाज सेइंग कि जो है ना आपका जो ये जो टॉपिक्स हैं वो एट द टाइम ही आपके एक ही टॉपिक के अंदर ही कवर हो जाने हैं। ठीक है। क्योंकि रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट है तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन लर्न करेंगे एंड देन द डेवलपमेंट। ठीक है। तो इम्प्लांटेशन और फिर आपको पढ़ना है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है। एम्ब्रियो कैसे डेवलप करेगा वो। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद फाइनली जो एक स्टेप आता है बर्थ। ठीक है। जिसको आप करते हो पार्चुरेशन कहा जाता है एक तो। ठीक है। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है। एंड लैक्टेशन। तो ये आपके जो हैं 6 टॉपिक्स हैं। इसके अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब कौन सी गैमेट्स की बात हो रही है? ये बात हो रही है गैमेट्स की, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की बात हो रही है। ठीक है। मेल की और फीमेल के गैमेट्स की बात हो रही है। तो मेल के अंदर कौन से गैमेट्स होते हैं? डेफिनेटली स्पर्म्स होते हैं। और फीमेल के अंदर होते हैं ओवा, जिसको आप एग भी कहते हो। ठीक है। फिर उनके अंदर ये जो गैमेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है एग है और ये जो है एक स्पर्म है। ठीक है। तो ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है। ठीक है। अब इनके दोनों के अंदर क्या हो जाएगी? ठीक है। ये क्या हो जाएगी इनके अंदर? टेल बाहर ले जाती है स्पर्म की। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर क्या हो गई? ये दो गैमेट्स थे, फीमेल का गैमेट और मेल का गैमेट, दोनों के अंदर क्या हो गई? ये फ्यूजन हो गई है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे एक प्रोसेस बताना है कि मेल के जो स्पर्म्स जो हैं, ठीक है, वो फीमेल फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर ट्रेवल करता है जब, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन कहा जाता है। उसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। इंसेमिनेशन, सेमेन कहते हैं उस लिक्विड को। ठीक है। जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होता है, सिक्रेट होता है या रिलीज होता है। ठीक है। वो जो है सेमेन होता है, वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक जब वो ट्रेवल कर रहा होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। तो इन दोनों के अंदर ये जो प्रोसेस है ना, जब वो स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है। इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है इनके अंदर क्या हो जाएगी? डेफिनेटली जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर स्पर्म रीच आउट कर लेगा, पहुंच जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगी? फ्यूजन हो जाएगी गैमेट्स की। जब फ्यूजन हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ठीक है। अब आगे जाइगोट का क्या होगा? ठीक है। अब जाइगोट का क्या होता है? इस जाइगोट ये जो है ना, ये जाकर ट्रेवल करता है। ये बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा और जाएगा फीमेल के यूटेरस में।
ठीक है, कहाँ जाएगा? फीमेल के यूटेरस में। और उस यूटेरस यूटेरस पर जो उनका जो है फीमेल का, वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लांटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्प्लांटेशन कहा जाता है। एम्प्लांटेशन, वहां पर ये जो जायगोट है वो क्या कर जाता है, वहां पर एक वॉल होती है, यूटेराइन वॉल होती है, वहां पर ये क्या कर देता है, खुद को फिक्स कर लेता है वहां। और जितनी टाइम तक वो फिक्स रहेगा वो वहीं पर ही आहिस्ता 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 ग्रो कर लेगा और ग्रो करेगा। एंड यू नो कि जब तक वो जो है उनके अंदर ये जो है बेबी बर्थ नहीं हो जाती, टिल देन, ठीक है, ये वहीं पर ही इम्प्लांटेशन, फिर ग्रोथ, डेवलपमेंट, जो भी प्रोसेस होंगे वो वहीं पर ही होंगी, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि जो भी ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उसके बाद जो जायगोट बनेगा, वो जायगोट ट्रेवल करके फीमेल के यूट्रस में जाता है और उसी यूट्रस में ये क्या कर जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, मतलब अपनी एक फीमेल की जो वॉल है यूटेरस की, वहां पर ये खुद को फिक्स कर लेता है और वहीं पर ही ग्रो होता रहता है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को जब वो जायगोट फिक्स कर लेता है यूटेरस, होगा उसको हम इम्प्लांटेशन कहा जाता है उसको, ठीक है। फिर एम्ब्रियोनिक, यहाँ से जो नया स्टेप होता है भाई, ऑब्वियसली एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो चुका है, डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड। अब इस गेस्टेशन पीरियड को ना हम प्रॉपरली कब स्टडी करेंगे, जब हम डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो हमें रिप्रोडक्शन तक ही रहना है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड कितने टाइम की होती है, कब तक होती है, कैसे ग्रोथ होती है, बाकी के सेल्स कैसे, जर्म लेयर्स कैसे बनना स्टार्ट हो चुकी होती है, कैसे जो है बाकी के ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो चुके होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो गेस्टेशन पीरियड में स्टार्ट हो जाती हैं और इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो डिलीवरी ऑफ द बेबी होगी, या जो बर्थ का जो प्रोसेस होगा, उसको हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब क्या हैं? आपस से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द बर्थ ऑफ द बेबी एंड टिल द लैक्टेशन। लैक्टेशन कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क तक, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं आपके प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट तक। तो आई होप कि ये वाली जो चीज़ है, एक चेन जो हमने बनाई है, बिल्कुल शॉर्टकट एक चीज़ बनाई है, वो आपको समझ में आ गई हो। कि मैं फिर से एक दफ़ा सिंपल एक फ्लो चार्ट की सूरत में बनाना आपको ये बताती हूँ। ओके, ठीक है। अब सुने, सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले जो आप आपका जो स्टेप होगा वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट्स फॉर्म हो गए, ठीक है। अब ये मेल के अंदर मेल का गैमेट होगा, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। फिर मेल के जो गैमेट्स हैं, ठीक है, वो ट्रेवल करेंगे सेमेन के थ्रू, ट्रेवल करेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है, पता है ना। फिर जब इंसेमिनेशन हो जाती है, आपस में दोनों गैमेट्स क्या कर जाते हैं? फ्यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन, स्पेलिंग ही गलत लिखी है मैंने, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो वहां पर जायगोट बनता है। तो यू कैन राइट हियर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जब फॉर्मेशन ऑफ जायगोट हो जाती है तो फिर उसको जो है क्या कहते हैं? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एक टर्म है ब्लास्टोसिस्ट जो कि आपको मैं आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि वो ब्लास्टोसिस्ट जो है, ठीक है, जो कि बॉल ऑफ सेल्स है, ठीक है, मुख्तलिफ सेल्स का एक बॉल है, ठीक है। वो क्या करेगा? और वो अटैच होगा यूटेराइन वॉल पर, अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। एंड इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। फिर वहाँ मैंने क्या कहा था कि जो वहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगी तो वहीं पर ही डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो कौन सी डेवलपमेंट थी वो? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थी वो, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी और इस प्रोसेस को आप कहते हो गेस्टेशन, ठीक है, गेस्टेशन कहते हैं। गेस्टेशन तक
से लेकर जो फाइनल आपका जो स्टेज होता है टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, फिर तो ऑब्वियसली बेबी को नरिशमेंट हासिल करवानी है, उसको नरिश करना है, उसको फीड करवाना है, तो इसको हम कहते हैं लैक्टेशन। सो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द ह्यूमंस। उनके अंदर हमें ये चीज़ मिलती है, या मेमल्स आप कह लें, ठीक है, मेमल्स के अंदर ये सारे जो हैं प्रोसेस होता है। अब हम मूव करते हैं, कहाँ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए हैं। तो लेट्स बिगिन। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब देखा ये क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर दो सिस्टम्स होते हैं, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, दो टाइप के ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ये पूरा प्रोसेस हो गया मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और फिर जो है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो आप पढ़ोगे। एक तो गैमेट फॉर्मेशन, मैंने कहा था ना कि आप एक ही चीज़, एक ही टॉपिक में आप चीज़ें कंप्लीट करते जाओगे, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे गैमेट फॉर्मेशन पढ़ोगे। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन, और जो दूसरी जो चीज पढ़ोगे वो है हार्मोन प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन। ठीक है, हार्मोनल प्रोडक्शन। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो किस्म के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, पहला फोकस मेरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर रहेगा, जो क्योंकि आपको जो मेन चीज समझानी है वो कि भाई आप स्पर्म प्रोड्यूस करने जा रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब जब आप गैमेट्स ही काम नहीं कर रहे उसके अंदर, स्पर्म्स की अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो ये सारा सिस्टम पढ़ने की जरूरत ही क्या है। ठीक है ना। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो तो सिंपल, लाइक फिजियोलॉजी के अंदर अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिर वो किस तरह से ट्रेवल करेंगे। ठीक है, वो सारे जो ऑर्गन्स हैं ना इसके अंदर, मतलब जो अपने लाइक इसे समझे कि स्पर्म्स जो है वो तो बन गए, ठीक है, स्पर्म बन गए, अब उसको बॉडी से निकलेंगे कैसे, वो सारा जो प्रोसेस है उसके अंदर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम होगा। टिल देन अभी हमें आज जो मेन फोकस रखना है वो है गैमेट फॉर्मेशन। भाई ये गैमेट बनते कैसे हैं, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। और फिर हमने साथ साथ ही हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन का इन्फ्लुएंस क्या है, हार्मोन कैसे बैलेंस होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन है। ठीक है, तो भाई आज हमें यहाँ पर क्या करना है, एक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर बनाना है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बना लेते हैं। हम्म, ओके। तो भाई ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक इंसान है, कोई भी मेल है, ठीक है, उस मेल की ये कौन सी कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, उसके पेट वाला हिस्सा है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर मैं अगर बना दूं एक, ठीक है, सही है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं इसको, टेस्टिस कहा जाता है, टेस्टिस। ठीक है, तो ये क्या है, टेस्टिस जो है, जो कि मेल के अंदर क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पर होता है, एक्सटर्नल टू द बॉडी, कहाँ पर होता है, बॉडी के बाहर होता है। इसकी एक मेन रीजन है कि यहाँ पर ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेल की एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इवन अगर आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसकी अगर हम बात करें तो भी वो डिफरेंट है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल्स। तो यहाँ पर जो है टेस्टिस जो हैं वो
बाहर जो है ना एक्सटर्नल जो है वो निकली हुई होती है। इसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर होनी है किस चीज़ की फॉर्मेशन, स्पर्म्स की फॉर्मेशन, ठीक है। तो होता ये है अमूमन कि ये जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है मेल के अंदर, ठीक है। तो जो स्पर्म्स जो हैं वो ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते हाई टेम्परेचर में, ठीक है। तो समहाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स देयर इज़ दैट डायर नीड के जो टेम्परेचर हो बॉडी का वो क्या हो, कम हो, ठीक है। थोड़ा सा कम हो, मतलब इतना ज़्यादा कम नहीं होगा कि ये कोई 12 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, ऐसा नहीं होगा। लाइक एटलीस्ट 2-3 डिग्रीज जो है ना वो कम हो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से। सिर्फ उसी के लिए कूल डाउन रखने के लिए इस एरिया को ये जो है बाहर की तरफ जो है एक्सटर्नली ये जो है बॉडी से लाई कर रहा होता है। समझ में आ रही है यहाँ तक आपको बात? तो इसका मेन रीज़न है तब अक्सर ये चीज़ें जो है ना ये पूछ लेते हैं, तभी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बाहर की तरफ मूव होता है जस्ट टू बैलेंस द टेम्परेचर या थर्मोरेगुलेशन आप कह लें, ठीक है। इस पर अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये टेस्टिस कहाँ पे होती हैं? ये होती हैं एक्सटर्नल टू द बॉडी, बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये जो आउटर कवरिंग, ये जो आउटर कवरिंग आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग आपको दिख रही है ये वाली बाहर की तरफ से एक जो कवरिंग है उसको आप क्या कहते हो, जिसके अंदर ये जो पाउच है जहाँ जिसके अंदर ये बंद है उसको आप क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। आई थिंक दो चीजें मैंने अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कवर कर ली हैं। अब आ जाए दूसरी बात जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, मैंने इधर बनाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया था और अपना एब्डोमिनल जो कैविटी है वो बनाई है मैंने इधर, ठीक है। जस्ट वेट, ये जो स्ट्रक्चर ये मैंने बनाया था एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसके बनाने का एक रीजन था कि ये क्यों मैंने बनाई थी, ठीक है। एक जो रीजन है वो ये है कि आई थिंक मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, ये एब्डोमिनल कैविटी आ गई, ठीक है। और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा बन गया है बट ठीक है, काम चल जाएगा, ओके। तो अच्छा, मैंने क्या कहा था, ये जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। यहाँ तक क्लियर है? ये स्क्रोटम आ गई। अच्छा, दूसरी ये चीज़ मैं बता रही थी कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, यहाँ से ये वाली जो कैविटी होती है, इस एब्डोमिनल में ये जो मसल्स होते हैं वहाँ पर कौन से मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या होते हैं? हैंग्ड होते हैं, ठीक है। मतलब कि आप यूं समझें कि यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। उफ, ये तो पूरा ही चला गया। लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? ये एब्डोमिनल कैविटी है और यहाँ से एक है ओपनिंग, दो ओपनिंग होती हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़ है वो यहाँ से आसानी से, अगर यहाँ से होगी तो वो आसानी से एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू बाहर पास आउट हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ यहाँ है तो वो वहाँ से बाहर पास आउट हो सकती है। आउटर कैवरिंग को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी मेरी चीज़ है, यहाँ पर ध्यान से सुनना है, ठीक है। वो क्या चीज़ है? मैं बता रही थी कि यहाँ पर आपके जो मेल्स के अंदर जो होता है यहाँ पे स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स का काम क्या होता है कि वो स्क्रोटम को यहाँ से क्या कर सकते हैं? एक मसल है, ठीक है, वो यहाँ से दूसरी एक मेम्ब्रेन है, आप ऐसे ही समझें कि एक दूसरी मेम्ब्रेन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी से आ रही होती है ऐसे अंदर की तरफ। स्क्रोटम के अंदर एक लेयर होती है यूं, ठीक है। और सेम यहाँ से भी एक कवर है, एक कवरिंग है आउटर, अंदर की तरफ से एक मेम्ब्रेन है,
ठीक है। ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है स्केलेटल मसल से। किससे बनी हुई है? स्केलेटल में। ये मैं बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये किससे बनी हुई है। ठीक है, स्केलेटल मसल से बनी हुई है। ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल कहा जाता है। ठीक है। ये कहाँ से आ रही है? ये वाली जो लेयर है ये कहाँ से आ रही है? एब्डोमिनल कैविटी है। तो मैं यहाँ पर अगर मेंशन कर दूं एब्डोमिनल कैविटी, तो बुरा नहीं मानोगे है ना? एब्डोमिनल कैविटी। ये आ गई एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी से यहाँ पर कौन 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 से मसल्स हैं? यहाँ पर स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है। स्केलेटल मसल्स हैं। इस मसल्स के थ्रू यहाँ से कौन सी एक लेयर आ रही है? कौन सी एक मसल की एक लेयर है? वो है क्रीमेस्टर मसल्स। ठीक है। तो अगर पेपर में आ जाए कि जो क्रीमेस्टर मसल्स हैं वो कौन से मसल से बने हुए हैं जो टेस्टिस के अंदर होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई ये तो एब्डोमिनल कैविटी से आते हैं और वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है। जो एब्डोमेन के अंदर स्केलेटल मसल्स होते हैं तभी। तो वहां से ये अराइज हुई और ये इसने पूरा इसको टेस्टिस के अंदर इसको कवर कर लिया है। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज सुने। यहाँ तक तो चले, एक चीज समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा, एक एक और भी लेयर यहाँ पर, एक और भी लेयर होती है, यहाँ से राइज होती है। येलो से बना लेते हैं। ठीक है। नहीं, येलो से नहीं, थोड़ा सा कोई और ब्लू कलर। यहाँ से एक और सेपरेट लेयर होती है, ऐसे करके एक और लेयर होती है अंदर। ठीक है। ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये जो लेयर है ये बनी हुई है स्मूथ मसल्स की लेयर। स्मूथ मसल्स की लेयर है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डार्टोस मसल्स। डार्टोस मसल्स। ठीक है। अच्छा, अब मेरी यहाँ पर बात सुने। होता क्या है कि जब गर्मियाँ होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द समर सीजन, होता ये है कि आपको पता है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है समटाइम्स। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इस प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली एज यू नो राइट नाउ कि जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन को हार्म हो सकता है ना, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस पूरी कंडीशन के अंदर आपको इतना तो समझ में आ गया कि इसी वजह से ये जो स्क्रोटम है, जो वो टेस्टिस का जो पाउच है, वो बाहर बॉडी के अंदर एक्सटर्नली जो है वो पाया जाता है, राइट। तो अब होता क्या है कि जो जब जब विंटर जो सीजन आता है, ठीक है, जब बाहर का टेम्परेचर या वैसे भी अक्सर बॉडी का जो टेम्परेचर वो थोड़ा थोड़ा लो रहता है ना, तो उस पूरे टाइम में ये जो मसल्स होते हैं ना, ये जो स्मूथ मसल होता है ना, ये क्या करता है कि जो टेस्टिस होते हैं ना, इसको इस मसल्स के थ्रू ये क्या कर देता है, इसको खींच लेता है ऊपर की तरफ। मतलब ऊपर की तरफ से मतलब क्या, कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी है ना, इसकी तरफ इसको मूव कर देता है, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेता है। इसका क्या रीज़न है? ताकि थोड़ी बहुत जो टेम्परेचर है इसको, इसकी बॉडी का है टेम्परेचर, वो क्या है, मिलता रहे। ताकि, क्योंकि इसको जो है ना, पूरा जो मसला है ना वो थर्मो रेगुलेशन का प्रॉब्लम है। इसको टेम्परेचर प्रॉपर मिलना ज़रूरी है। अगर पूरा जो है ना टेम्परेचर लो हो रहा है तो भी इसकी लिमिट्स के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए मसला है। अगर हाई हो रहा है तो भी मसला है। तो इसको समहाउ खुद को बैलेंस करने के लिए इनके अंदर जो है एक सिस्टम नेचुरली पाया गया है। वो क्या, कि इनके अंदर डिफरेंट किस्म के मसल्स पाए गए हैं। तो अभी तक अब जो है आपने कितनी चीज़ें यहाँ पर स्टडी की हैं टेस्टिस में। एक तो ये कि ये एब्डोमिनल कैविटी से अटैच्ड होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी पर दो किस्म के क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। एक तो होते हैं जो कि स्केलेटल मसल्स होते हैं, जिसको हम क्रीमास्टर मसल्स कहते हैं। और एक होते हैं स्मूथ स्केलेटल स्मूथ मसल्स। ठीक है। स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि ये मैंने ब्लू कलर से शो किए, इसको हम कहते हैं डार्टोस मसल्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? डार्टोस मसल कहते हैं। अब आ जाए दूसरी बात। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या चीज़ समझ में आई? अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने अभी तक यहाँ मेंशन नहीं की, वो क्या है? वो है कि इन ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है। ठीक है।
इन ओपनिंग्स को कहा जाता है इंगुइनल कैनाल। इंगुइनल कैनाल, ठीक है। ये बस एक पैसेज है। यहाँ से जो है ना एक यहाँ से स्पर्म्स जो प्रोडक्शन होगी उसको मूव करने के लिए बाहर की तरफ, मतलब एक्सटर्नल जो जेनेटेलिया होता है मेल्स के अंदर, जिसको आप पेनिस कहते हैं, ठीक है, उसकी तरफ मूव करने में ये ओपनिंग्स काफ़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आई होप के जितना अभी स्ट्रक्चर समझाया है वो वहां तक क्लियर हो गया। तो अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि ये चीज़ समझ में आ गई कि पेपर में अगर स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स की बात आ जाए, जिसको आप कहते हो क्रीमास्टर मसल्स और डार्टोस मसल, सो दे बोथ वर्क इन थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, इन सब का जो काम होता है वो क्या है, थर्मो रेगुलेशन में होता है। और जो है ये पूरा पूरा जो प्रोसेस है ये थर्मो रेगुलेट मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये क्या करेगा, बॉडी की जो हीट होती है वो प्रोवाइड करने के लिए डार्टोस मसल क्या करेगा, इसको जो है ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू या उसकी तरफ जो है ये क्या करेगा, मूव करेगा, ताकि उसको मजीद जो है बॉडी की हीट जो है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि अब इसके सेंटर में बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि ये जो डार्टोस मसल होता है ना, ये एक सेप्टम भी क्रिएट करता है। सेप्टम कहते हैं मतलब कि एक थोड़ी सी जो है ना, क्या कहते हैं, पार्टीशन जो है ना वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो ये जो सेंटर में भी अगर कोई चीज जा रही होती है तो इसको भी डार्टोस मसल ही कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी हम बात करते हैं इधर इधर। अच्छा, सेंटर में एक और चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि असल काम ही वहाँ है हमारा, ठीक है। तो क्यों ना हम ये वाला यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम्म, चलें, अब देखें। ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सही है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या चीज कर रही हूँ अभी यहाँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल कवरिंग्स मिलती हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, आप गौर से सुनिएगा। ये कुछ इस तरह से। हम्म, ऐसे, ठीक है, हर टेस्टिस के अंदर ऐसे 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 बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स भी कहा जाता है, लोब्यूल्स। छोटा सा अगर नाम हो तो आप लोब्यूल्स कह लें, टेस्टिक्युलर लोब्यूल, ठीक है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स या लोब्यूल, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये चीज कि ये जो है 215 नंबर होते हैं, ठीक है, कि कितने हो सकते हैं, 250। तो ये चीज आप याद रखें, ये 250 हो गए, अभी हमने तो बिल्कुल थोड़े से बनाए, पर ये बिल्कुल माइक्रो स्ट्रक्चर है तो ये 250 नंबर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी लोब्यूल्स के अंदर ऐसा क्या है कि यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। ऐसा क्या है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क शो किए हैं ताकि हमें अभी जो पूरा जो सिस्टम पढ़ना है वो इसी लोब्यूल के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो
अब जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी वो इसी लोब्यूल को हम देखेंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं साथ साथ में ये भी बता देती हूँ कि लोब्यूल के अंदर एक दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे में बना देती हूँ, ऐसे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, समझ में आई? हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक जो है ना, 1 और 2 भी हो सकते हैं, मतलब दो भी हो सकती हैं, मजीद फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, और 3 भी हो सकती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ में आई? अभी तक हमने क्या स्ट्रक्चर रीड किया? हमने ये देखा है कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, उसकी दो ओपनिंग्स हैं। उसकी दो ओपनिंग्स है जिसको इंग्विनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, और उसके यहाँ से जो है स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम के अंदर एक और मसल्स होती है जिसको हम स्केलेटल मसल होती है, जिसको हम कहते हैं क्रीमास्टर मसल कहते हैं। फिर उसके बाद एक और होती है जो कि एक पूरा सेप्टम, सेप्टम मतलब पार्टीशन क्रिएट करती है। ठीक है, और वो सपोर्ट भी करती है थर्मो रेगुलेशन के अंदर, टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डार्टोस मसल्स कहते हैं, और डार्टोस मसल खुद क्या है? स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये जो टेस्टिस होती हैं इस सेंटर में, ठीक है, वहाँ पर कुछ लोब्यूल्स होते हैं, और मैंने बताया कि लोब्यूल्स कितने नंबर तक होते हैं? 250। ठीक है, 250 लोब्यूल्स के अंदर अगर मैं एक लोब्यूल की बात करूं, सिर्फ एक लोब्यूल की बात करती हूँ, ठीक है, उसके अंदर मजीद 1 से 3 फोल्डिंग्स होती हैं, जिस या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, हर जगह पर। ठीक है, और आप खुद ही सोच लें कि ये इतनी सारी ट्यूब्यूल्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर सेल्स बनने वाले हैं, बहुत सारी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, बहुत ज़्यादा स्पर्म्स यहाँ पर बनते जाएंगे थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स की तरह, जैसे फीमेल्स में होती है कि फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो है फीमेल्स के अंदर एग प्रोडक्शन होगी, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ उनकी जो एग प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। बट फॉर द मेल यू कैन सी कि वो जो है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं, इवन दे कैन रिप्रोड्यूस ऑल्सो। ठीक है, तो खैर जो वो बात इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर होते हैं कुछ सेल्स जो कि स्पर्म्स बनाते हैं, एंड द थ्रू आउट द लाइफ दे आर गोइंग टू। ठीक है, तो खैर अभी हम जो है, मैं स्ट्रक्चर, अब एक जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक लोब्यूल उठाकर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सारा का सारा जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा कहाँ पर होगा? लोब्यूल्स में होगा। सो यू कैन राइट हियर दैट स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट, कहाँ पर होता है? एट लोब्यूल इनसाइड द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर। तो चलो, अब लोब्यूल को खोल के थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम कट करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम अगर थोड़ा सा कट करके देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो इसके अंदर है क्या। ठीक है, चलें, मूविंग अनदर स्लाइड। ओके, चलें, तो अब जो है, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाऊं, लोब्यूल बना देती हूँ एक। ठीक है, एक बड़ा सा लोब्यूल है। ठीक है, एक बड़ा सा लोब्यूल है, मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, जब उसको हमने कट किया, ठीक है, जब हमने उसको कट किया, ये ऊपर से हम देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं कि ये ट्यूब जो है वो लग कैसे रही है, ये लोब्यूल है। ठीक है, जब हमने उसको कट किया है ना, तो यहाँ पर दो मजीद चीजें हमें दिख रही हैं, ऐसे। ठीक है, तो आपको तो पता है कि ये स्ट्रक्चर हमने क्या बना है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है लोब्यूल, और लोब्यूल के अंदर मैंने बताया था 1 या 3, चले 1 से 3 तक यहाँ पर ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं। इन ट्यूब्स को मैंने नाम क्या दिया था? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमनिफेरस ट्यूबल। ठीक है, सेमनिफेरस ट्यूबल कहते हैं इसको।
ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने क्या दिखाया है, एक लोब्यूल है। उस लोब्यूल के अंदर यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। चलो तो हम मूव करते हैं आगे। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हमें समझ में आ रही है कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो यहाँ पर जो स्पेस है ये क्या ये खाली होगा स्पेस? नहीं ना, खाली तो नहीं होगा। तो अब हमने क्या यहाँ पर बनाना है, अब मुझे यहाँ पर दिखाना है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये तो बहुत कीमती है, असल तो काम ही यहाँ पर होने हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और जिसको हम कहते हैं ऐसे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है ऐसे। इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। अभी तक हमने कैसे स्टडी किया, हम अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा है, स्क्रोटम देखा, स्क्रोटम के अंदर दो मजीद हमने क्या स्ट्रक्चर देखे, टेस्टिस देखे, और टेस्टिस के अंदर अभी हमने मजीद क्या स्ट्रक्चर चेक किए, लॉब्यूल्स देखे। अब लॉब्यूल्स के अंदर आ चुके हैं, थोड़ी देर के बाद अब लॉब्यूल्स के बाद सेमिनिफेरस इस वाले ट्यूबुल के अंदर भी हमने जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो खैर यहाँ ये जो सेल्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कौन से हैं, इन लोब्यूल, इन लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर हैं अभी, ठीक है। घर में सब, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, अभी हम कहाँ पर थे, इन लोब्यूल के अंदर हैं हम, ठीक है। तो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके बाहर जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इन सेल्स का काम क्या होता है, बस सिर्फ इतना आपको जानना है इसके अंदर, इन ये जो सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इसका काम होता है हार्मोन रिलीज करना, हार्मोन रिलीज करना, ठीक है। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्टडी करेंगे, तो इसके अंदर जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था, एक तो गैमेट फॉर्मेशन काम बताया था और दूसरा बताया था हार्मोनल रिलीज बताया था, है ना। तो इसी पूरे प्रोसेस के अंदर मतलब जो भी पूरी गैम है ना वो लोब्यूल के पास है, ठीक है। जो लोब्यूल है वही हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, और जो लोब्यूल है वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो रिलीज कर रहा है, जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर रहा है। जो अब इस जो है ना हॉर्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, फिर वो भी हम देखेंगे। एक तो हॉर्मोन्स होते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है ये तो यहाँ पर एक्ट करते हैं, यहाँ पर एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं, क्या होते हैं, एंड्रोजेंस। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन होता है जो कि क्या रिलीज करता है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ इंटस्टिशियल सेल्स का काम समझ में आ गया कि ये क्या चीज़ होगा, रिलीज करेगा, सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन सेल्स को है, इसका जो है ना दूसरा नाम भी है, इसको लेडिग सेल भी कहा जाता है, क्या सेल कहा जाता है, लेडिग सेल भी कहा जाता है। तो ये आपको चीज़ नहीं भूलनी, क्योंकि बुक्स के अंदर ये वाला टर्म यूज किया हुआ है, इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है, बट उन सेल्स का पर्टिकुलर नाम भी है जिसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इनका काम मैंने क्या बताया, लेडिक सेल, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पे MCQ बन भी सकता है कि लेडिक सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि लेडिक सेल एंड्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो कि एंड्रोजन रिलीज करते हैं, जो कि जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होता है वो रिलीज होता है मेल्स के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ तक तो हमने बात की सिंपली
इंटरस्टिशियल सेल्स की। अब हम बात करते हैं सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं उसकी बात करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, होता यह है कि इधर जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ यूं करके, अ, ठीक है, कुछ यूं इसके सेल्स होते हैं ऐसे। समझ में आ रही है आपको? कुछ यूं ऐसे करके बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होंगी। एक तो ये जो सेल्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं? ये वाले सेल्स जो कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये जो सेल्स हैं क्या प्रोवाइड करते हैं? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करेंगे? स्पर्म्स को प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली इनको यहाँ पर मैच्योर होना है। ठीक है, जब वो ये मैच्योर होंगे तभी वो बॉडी से रिलीज होंगे, तो तब तक ये क्या करेंगे? यहाँ से फीड हासिल करेंगे। इसको नरिशमेंट कौन हासिल करेगा? इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा ये जो सेल्स है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स कहते हैं इसको। यहाँ से मैं मेंशन कर देती हूँ, ये जो सेल्स हैं सर्टोली सेल्स होते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स होते हैं। और जो है यहाँ पर जो है, इसको आप सर्टोली सेल्स भी कहते हो और नर्स सेल भी कहते हो। नर्स सेल्स भी कहते हैं। ये नर्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे नर्स होती है वो क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकती है, उसको फीड करवा सकती है। तो इसी वर्क की वजह से, इसी फंक्शन की वजह से, क्योंकि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर कुछ ऐसे जो है सेल्स हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे किसको? स्पर्म प्रोडक्शन को, स्पर्म की जो सेल्स होंगे उनको। ठीक है, और फिर इसके अंदर अभी मज़ीद आगे काम है जो कि मैं आपको मज़ीद बताऊंगी, क्योंकि ये जो इनके अंदर टेल प्रोड्यूस होगी स्पर्म के अंदर, वो मूव कैसे होगा? उसको एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? वो एनर्जी एक्चुअली यहाँ से लेता है। ठीक है, तो खैर जो सर्टोली सेल्स हैं, और इसको हम, इसका जो दूसरा नाम है वो है नर्स सेल भी कहा जाता है। तो एटलीस्ट अगर पेपर में आ जाए कि सर्टोली सेल नहीं आए और नर्स सेल आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना, इस एक ही नाम है। ठीक है, और जो है ना, ये वाले जो सेल्स हैं इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो सेंटर में ये जो गैप्स हैं, ठीक है, ये जो गैप्स हैं इधर बीच बीच में, ये जो स्टार्स जहाँ जहाँ पर मैं बना रही हूँ बीच में, ठीक है, यहाँ पर एक सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया का काम ये होता है, ये होता सबसे पहले तो ये होते कहाँ हैं? ये होते हैं बिटवीन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के बिल्कुल बीच बीच होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बिटवीन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के बीचों बीच मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। यहीं से रिलीज होंगे स्पर्म की जो सेल्स हैं, वो बनेंगे, स्पर्म प्रोडक्शन होगी यहाँ से। ठीक है, तो यू कैन से दैट सिंपली, जब भी पेपर में पूछा जाता है कि स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होती है, तो आपको यही बताना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। पर कौन सा सेल इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? तो वो आपको याद रखना है। कौन सा सेल? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, और इसको नरिशमेंट कौन सा सेल हासिल करता है, देता है, प्रोवाइड करता है? वो होता है सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम क्या है? नर्व सेल है। अच्छा, अगर मैं सिंपली लोब्यूल का पूछूं, ये लोब्यूल जो है, इस लोब्यूल के अंदर जो है स्ट्रक्चर क्या है? उसके अंदर बीच बीच में जो सेंटर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के साइड में जो छोटे छोटे और सेल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल के अंदर सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, और आपको पता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे सेल्स होते हैं, नर्व सेल और सर्टोली सेल्स होते हैं, जो कि स्पर्म के जो सेल्स होते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टिल दे गेट मेच्योर इनफ टू रिलीज द बॉडी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो एक पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। अब आपको ये समझाना है कि ठीक है, यहाँ तो जो है ना,
के सेल्स भी मौजूद हैं, स्पर्मेटोगोनिया मौजूद हैं यहाँ पर। बट कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो इसको एक्ट करेगी, तभी तो ये इस यहाँ पर जो सेल्स हैं ये ऐसे तो नहीं अपनी तरफ से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पर्म की प्रोडक्शन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको कोई ना कोई चीज इन्फ्लुएंस करेगी, कोई ना कोई चीज इसको मैनिपुलेट करेगी, एंड फ्रॉम इन दैट उसके जो है ना टच में आकर ही बाद में यहाँ से स्पर्म की रिलीज होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अभी जो आप पढ़ोगे वो है हार्मोनल बैलेंस इन द मेल्स। तो हार्मोन के मेल्स के अंदर हार्मोनल बैलेंस किस तरह से होता है, तो अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ही लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा साइड साइड पे, ठीक है। तो भाई होता क्या है, मेल के अंदर एक मेल की क्या, ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहते हैं। अच्छा, इफ़ यू रिमेम्बर, मैंने आपको एक एंडोक्राइन की जो हॉर्मोन्स पढ़ाने के लिए मैंने आपको एक फाइल प्रोवाइड की थी, और फिर उसके अंदर हाइपोथैलेमस का भी काफ़ी फंक्शन था, ठीक है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो कि काफी रिलीजिंग फैक्टर्स, हार्मोन कुछ रिलीज करने में हेल्प करता है और कुछ इनहिबिट करवाता है। इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके पास, रिलीज करवाते हैं, रिलीज फैक्टर्स इसके पास होते हैं, और इनहिबिटिंग फैक्टर्स। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हाइपोथैलेमस है, ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये या तो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉडी के अंदर शुगर की कमी हो रही है तो ये क्या करेगा, ब्लड से जो है ना शुगर लेकर या इसको क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश कोशिश करेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको लेकर जाकर किसको जाकर देगा, इंसुलिन के अंदर जाकर उसको देगा, हार्मोन रिलीज करेगा कि भाई इसको बैलेंस करो जाकर, ठीक है, ब्लड से ख़त्म करो शुगर। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। हाइपोथैलेमस देखता है कि भाई किसी चीज़ की अगर बॉडी में कमी हो रही है तो भाई रिलीज करो। फिर देखता है कि जो है ना अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही और बढ़ गई है, लिमिटेशन से बढ़ गई है, तो भाई उसको इनहिबिट करने के लिए चीज़ें भेजो कि वो स्टॉप हो जाए, इनहिबिट कर लो, स्टॉप कर जाओ, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो हमेशा किसके साथ काम करता है, किस ग्लैंड के साथ काम करता है, कि हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके साथ काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं ब्रेन बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये एक ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया हाइपोथैलेमस, और बिल्कुल नीचे ही यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये आ गई पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मैंने जो है ना जानबूझकर एक जो है ना दो लॉब्स में मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये जो हॉर्मोन्स रिलीज करने हैं ये हमेशा कहाँ से रिलीज होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होंगे, ठीक है। तो भाई अब होता क्या है, सबसे पहले अब एक मैं यहाँ पर चेन बनाती जा रही हूँ, बस उसको जहन में रखेंगे होगा क्या, पूरा प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, हाइपोथैलेमस देखेगा कि भाई अब यहाँ पर जो है गैमेट्स है फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, भाई आप ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा कि भाई वो जो है ना गोनेडोट्रोपिन, GnRH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। अच्छा, मैंने आपको वही चीज बताई थी कि हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, दो काम होते हैं। एक काम तो वो ये देखता है कि भाई अगर चीज बढ़ गई है तो इनहिबिट करो, स्टॉप करो, चीज को रोको। और अगर कोई चीज जो है ज्यादा कम हो गई है
और उसकी जो है ग्रोथ करवानी है, तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीजिंग फैक्टर की तरह काम करता है। तो अभी हमें यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिक जो रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज करेगा वहां से, और फिर ये किसको भेजेगा, फिर ये नॉक करेगा, जाकर ऐसे नॉकिंग करेगा, किसके डोर पे जाएगा, अब ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। किसके पास जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। कौन जाएगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है, रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी देखेगा कि अच्छा भाई गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन मतलब रिलीज करना है, तो भाई चलो ठीक है, मुझे क्या मसला है, रिलीज करते हैं। अब ये क्या करेगा भाई, रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन। वो देखेगा भाई अब रिलीज करना है। जो हमारा जो है डिप्टी कमिश्नर है हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसने मैसेज भेजा है कि भाई ये रिलीज करो, तो भाई चले भाई ये जो है जी हुजूर करके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा कि हाँ चलो भाई रिलीज कर लो, तो रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन, ये रिलीज हो गए, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगा। अब कौन कौन से हार्मोन, कौन से गोनेड के जो सेल से रिलीज करेगा, तो भाई ये सबसे पहले एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, और दूसरा करेगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब वाली जो बात होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी ही टॉपिक के रिलेटेड है, तो गौर से सुनिएगा, मतलब यहीं पर है, ठीक है। तो क्या चीज समझ में आई, अभी तक हमने क्या करना है, इनके अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो रिलीज करवानी है, सेल्स को ग्रो करना है, उनको बॉडी से रिलीज करवाना है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस मैसेज मैसेज में क्या रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन भेजेगा, किसको भेजेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन से रिलीज कर देता है भाई। ऑब्वियसली अब मैसेज आ गया, ऊपर से आया है, तो भाई रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो। अब वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसको फिर से हाइपोथैलेमस ना कहे कि स्टॉप कर दो, ठीक है। तो भाई रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन में सबसे पहले एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH कहते हैं इसको, ठीक है। तो अच्छा, अब होता क्या है, अब होगा ये कि ये जो LH है, सबसे पहले आप LH का फंक्शन देख लो, ठीक है। होगा क्या, ये जो LH है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका दूसरा नाम भी एक होता है इंटरस्टिशियल। अब खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या बता रही हूँ और ये कहाँ एक्ट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आप खुद ही बताओगे कि कहाँ पर हो कर रहा है ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये कहाँ जाके एक्ट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ही दूसरा नाम है। अब आप मुझे बताओ कि इंटरस्टिशियल सेल्स मैंने अभी यहाँ पर किस पोर्शन में समझाए थे, मैंने यही कहा था कि ये जो लोब्यूल होता है, इस लोब्यूल के दो पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि 1 से 3 तक की लिमिट में होंगे, जो कि मैंने यहाँ पर बना है, 1 2 3, 3 है ये, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो बाकी का जो पोर्शन होता है वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और उन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम मैंने बताया था, लेडिग सेल्स कहा था। तो भाई, तो समझो ये कि रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन सेल्स जो है वो LH रिलीज करवा रहा है, मतलब कि इंटरस्टिशियल सेल्स की स्टिमुलेशन बढ़ा रहा है, यहाँ पर सेल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स के LH कहाँ पर एक्ट कर रहा है, L फॉर लेडिक सेल्स, तो L फॉर LH, ठीक है। L फॉर लेडिक सेल्स, तो L फॉर LH। तो आपको जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो कहाँ एक्ट करेगा, लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। और जो है, और दूसरा जो है, ठीक है, और फिर लेडिक सेल्स पे LH जाएगा तो क्या रिलीज करवाएगा, मैंने बताया था ना, ये चीज मैंने डायरेक्ट बताई थी कि भाई ये जो हार्मोन्स होते हैं, इधर जो सेल्स होते हैं लेडिक सेल, वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं।
तो वो किसके इन्फ्लुएंस में रिलीज करेंगे? ऐसे तो हार्मोन बैठे बैठाए तो नहीं रिलीज हो जाएगा ना। तो भाई इसको मैसेज मिला है, हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा था, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते जाओ भाई। फिर ये मैसेज इसको किसको पहुंचाया? एपीजी को पहुंचाया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंचाया। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहा कि नहीं भाई रिलीज करो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करो, एफएसएच रिलीज करो। तो फिर हमने देखा कि अच्छा एलएच रिलीज होगा तो भाई इंटरस्टिशियल सेल्स बढ़ जाएंगे। जब ये बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेंगे, इनको तो मैसेज ऊपर से मिला हुआ है, तो भाई ये क्या करेंगे, इनका तो काम ही यही था कि ये एंड्रोजन रिलीज करते थे। अब जब एंड्रोजन रिलीज होते जाएंगे तो आप समझोगे कि भाई टेस्टोस्टेरोन तो ऑटोमेटिकली रिलीज हो रहा है। समझ में आ गई ये चीज़ कि ये एलएच जो है कहाँ इन्फ्लुएंस करेगा? लेडिक सेल्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। और लेडिक सेल्स ऑटोमेटिकली एंड्रोजन रिलीज करता है, और एंड्रोजन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। एंड दिस इज हाउ द टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाएगा तो भाई ये अब काम करेगा नेक्स्ट कहाँ पर? स्पर्म की प्रोडक्शन पर, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वहां पर। अब ये कैसे करेगा? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट कुछ यूं होता है इधर कि ये जो है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पिंक से शो करी हूँ कि ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगा है, ठीक है। अब यहाँ से पूरा का पूरा टेस्टोस्टेरोन तो नहीं जो है ना यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए तो काम नहीं आएगा ना। कुछ टेस्टोस्टेरोन इसका ब्लड में चला जाता है, ठीक है। अब मैं वो बताऊंगी कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बताया था ना। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कहाँ जाएंगे। इधर सेमिनिफरस टेबल के अंदर कुछ टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाएगा? यहाँ ट्रेवल करके इन ट्यूबल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर ये क्या करेगा? जो स्पर्म से उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेगा। पहला काम इसका ये करेगा। जो दूसरा होगा वो कहाँ पर ट्रेवल करेगा? वो दूसरा होगा ब्लड में ट्रेवल करेगा, ठीक है, ब्लड वीजल्स के थ्रू। अब ये सीन कुछ यूँ होगा कि फॉर एग्जांपल ये एक एब्डोमिनल कैविटी है, ये मैंने टेस्टिस बनाए हैं, और इन टेस्टिस के ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये जो है जुड़े हुए होते हैं ऊपर की तरफ से, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ ब्लड की वेजल्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है, जहाँ से ये आसानी से ब्लड के थ्रू जो भी सिक्रेशंस होती है, हॉर्मोन्स की जो सिक्रेशन होती है वो आसानी से एक्सचेंज कर सकती है। एंड इफ़ यू नो कि जो हॉर्मोन्स सिक्रेशन कहाँ पर होती है, ब्लड में सिक्रेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन हॉर्मोन्स कहते हैं ना। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? एंडोक्राइन हॉर्मोन्स होते हैं। तो समहाउ जब ये कहाँ पर रिलीज करेंगे ब्लड के अंदर, बाकी का जो टेस्टोस्टेरोन होगा ब्लड में आपका घूमेगा फिरेगा मेल्स के अंदर, और फिर ये होता है कि भाई उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे उनकी बॉडी का बनना, उनकी ये जो वोकल जो उनकी होती है आवाज़ का भारी हो जाना, तो और मस्टेचेस, और क्या कहते हैं बियर्ड, और क्या कहते हैं प्यूबर्टी हेयर, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है, जो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, वो बाकी का जो टेस्टोस्टेरोन जो है उसके लेवल बढ़ जाने से, जो कि ब्लड में होगा, ठीक है, उसके लेवल बढ़ जाने से ये हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा ये प्रोसेस, हाइपोथैलेमस वाला प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एफएसएच का काम कहाँ पर होगा, ठीक है। एफएसएच जो है ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर। थोड़ा सा मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सफाई से बना देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही इसी को ही मैं बना देती हूँ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सा ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मैंने बनाई है, और सेंटर में मैंने बताई थी कि ये सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। और सेंटर में जो पार्टीशन है इसको मैं अगर ऑरेंज से शो कर देती हूँ, ठीक है, ये आपके हो गए स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म्स प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ये आ गए, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक ये चीज़? और ये आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं सर्टोली सेल्स हैं। अब ये जो एफएसएच है ना, ये एक्ट करता है कहाँ? सर्टोली सेल्स में। इधर मैं लिख देती हूँ एफ एस एच, ठीक है, यहाँ पर ये करेगा एक्ट जाकर, ठीक है। अब जो है ना होता ये है प्रोसेस कि ये सर्टोली सेल्स होते हैं ना, वो होगा क्या कि यहाँ पर ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, जो मैंने अभी बताया कि कुछ टेस्टोस्टेरोन यहाँ से ये जो अभी बने हैं लेडिक सेल से जो टेस्टोस्टेरोन होगा ना वो कहाँ पर जाएगा?
अंदर चला जाएगा इधर सेमिनिफेरस ट्यूबल में। अब होता क्या है कि ये कुछ टाइम के बाद टेस्टोस्टेरोन को इधर सेमिनिफेरस ट्यूबल में मज़ा नहीं आता। जब मज़ा नहीं आता तो ये क्या करता है, यहाँ से स्केप करने की कोशिश करता है, ये यहाँ से जाना चाह रहा होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल को लीव करने की कोशिश करता है। बट फिर इवेंचुअली उसको पता नहीं है कि इधर जो सर्टोली सेल्स है ना, ये बड़े गुंडे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े गुंडे हैं। इधर ये अगर कोई टेस्टोस्टेरोन आ गया तो अब ये वापस थोड़ी ना जा सकता है। ठीक है, इधर मैं पिंक से ही शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिंक से टेस्टोस्टेरोन को इधर मूव किया है। ठीक है, ये आ गया, टेस्टोस्टेरोन आकर यहाँ पर फंस गया है। जब यहाँ फंस गया है तो भाई यहाँ पर ये जो है ना क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक बना देता है। ये सर्टोली सेल्स क्या बना देते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एक प्रोटीन होती है जो कि इसको पकड़ के रखेंगी। ठीक है, ये सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, अब टेस्टोस्टेरोन आया है तो इसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, इसको पकड़ के रखो। जब ये पकड़ के रखेंगे तो फिर क्या करेगा, ये जो है इसको इसी से ही स्पर्मेटोगोनियम के जो सेल्स हैं उसको मदद करेगा। ठीक है, और वहां से ये क्या करेगा, सर्टोली सेल एक और हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी पूरी जो कहानी है वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, बाकी का मैंने बताया था कि ब्लड के अंदर मूव करता है और बॉडी के अंदर मूव करता है, जहाँ से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ प्रोसेस कैसे काम कर रहा था। भाई अभी हमने लोब्यूल बनाया था लोब्यूल बनाया था। इस लोब्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटर में है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और ये जो हैं वो सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं, लेडिक सेल्स हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि भाई अब लेडिक सेल जो है वो क्या रिलीज करते हैं, सेक्सुअल हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, और एंड्रोजन क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो कि मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि अब भाई यहाँ पर सेमनीफेरस का जो स्ट्रक्चर था मैंने वो बताया। मैंने कहा था कि भाई इसके अंदर दो किस्म के सेल होते हैं। एक सेल होता है वो कौन सा होता है, सर्टोली सेल होता है, और एक सेल होता है जो कि मैंने स्टार से मार्क किया था, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स का कहते हैं, जो कि वो वही सेल्स हैं जो कि एक्चुअल में स्पर्म को क्रिएट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अब भाई चलो अब ये पूरा जो प्रोसेस है वो ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि भाई अब जो है ना खुद ब खुद प्रोसेस भाई अब अभी स्टार्ट करना है अभी स्टॉप करना है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है वो बनते जा रहे हैं और यहाँ से स्पर्मेटोगोनियम जो है वो बनते जा रहे हैं। इस पूरे को कंट्रोल कौन करता है भाई, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस एक इसका जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है या डिप्यूटी कमिश्नर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जो कि पूरे इस प्रोसेस को जो है ना यहाँ पर हार्मोन की जो तरीका है उसको बैलेंस करने में इसको हेल्प करेगा। हाइपोथैलेमस दो किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, एक तो स्टॉप करने वाले जो हार्मोन होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। तो अभी हमें बढ़ानी है प्रोडक्शन तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा रिलीजिंग भाई, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH जिसको कहते हैं हम। ठीक है, ये रिलीज होगा तो भाई ये आगे चलकर नॉकिंग करेगा, किसको, किसका दरवाजा खटखटाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी में दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर। भाई ये एंटीरियर में जाएगा, एंटीरियर में जाकर ये क्या करेगा, वहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीज हो गया। अभी दो और हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होंगे, एक होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है FSH। जो सबसे पहले मैंने चीज बताई थी भाई, ल्यूटिनाइजिंग का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग को अपना नाम पसंद नहीं था, वो कहता था कि भाई ये क्या तरीका है, इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन मुझे बोलो भाई, मैं तो जहाँ से आया हूँ आप मुझे वो नाम दो। ठीक है भाई, बुरा नहीं मानेगा। तो LH जो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फिर हमने देखा कि ये काम कहाँ पर करते हैं। फिर हमने देखा था कि अरे हाँ ये तो लोब्यूल्स के अंदर भी तो इंटरस्टिशियल सेल्स है, अच्छा ये यहाँ पर काम करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो भाई इंटरस्टिशियल सेल्स में हमने क्या चीज़ देखी, हमने कहा कि अरे हाँ ये तो आपकी खुद ब खुद LH जितना बढ़ रहा है उतने इंटरस्टिशियल सेल्स बढ़ रहे हैं। जब वो सेल्स बढ़ रहे हैं तो एंड्रोजन बढ़ रहा है, एंड्रोजन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि भाई टेस्टोस्टेरोन जितना बढ़ेगा, काम का जो होगा जितना अमाउंट वो सेमनीफेरस ट्यूबल में जाएगा, और जो थोड़ा बहुत होगा वो कहाँ जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, जो ब्लड में जाएगा तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मजीद इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ये भी तब तक फॉर द लिमिट्स की बात है कि तब तक जब तक प्यूबर्टी अभी आ रही है। ठीक है,
तब तक वो ब्लड में करेगा, घूमेगा फिरेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि भाई अच्छा ये बाकी का जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। फिर मैंने बताया था इसका फंक्शन, एफएसएच का फंक्शन। मैंने कहा कि एफएसएच का जो फंक्शन है वो कहाँ होता है, सर्टोली सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस के अंदर, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एफएसएच देखता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन आ गया, इसको पकड़ के रखो, इसको पकड़ के रखो, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन भाग जाएगा थोड़ी देर में, यहाँ से एस्केप कर सकता है। इसको पकड़ रखने के जो है ना वो रखते हैं। तो सर्टोली क्या करता रहता है, एक इनहिबिन जो है हार्मोन वो भी रिलीज कर लेता है, ठीक है। अब जब पकड़ के रखेगा तो टेस्टोस्टेरोन जैसे ही जाता है वो टच करेगा किसको जाकर, किसको इन्फ्लुएंस करेगा, स्पर्मेटोगोनिया को, और स्पर्मेटोगोनिया के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ से वो स्पर्म बनाना स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस कब का है, जब हमें टेस्टोस्टेरोन की बॉडी के अंदर ज़रूरत है। अब क्योंकि हाइपोथैलेमस के दो काम थे, रिलीजिंग भी है तो इनहिबिट है। अब यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, अब हमें हर वक्त तो जो है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो कि यहाँ पे क्या होगा, अब गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होना है यहाँ पर, ठीक है। इधर एक तो अभी तो ज़रूरत थी तो यहाँ पर रिलीज हार्मोन आ रहा है, अब जो है नहीं है, अभी थोड़ा सा कम करना है तो इनहिबिटरी हार्मोन हमें रिलीज करना होगा। तो भाई चलो अब हम इनहिबिट कर देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो भाई चलो, थोड़ा सा ही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक कहते हैं कि जहां से हार्मोन रिलीज हो रहा है वहीं से जाओ, उनका दरवाजा खटखटाओ, उनको कहो कि बस अब हमें माजरत है, अब आप ज़्यादा हार्मोन रिलीज ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये बड़ा आसान सा है, इतना ज़्यादा नहीं है। बस मसला क्या है कि कंडीशन क्या है कि ये नेगेटिव फीडबैक की हमें ज़रूरत आ पड़ी है, वो ये है कि टू मच टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बन गया। बस अब बॉडी भी क्या कर रही है, माजरत करने पर आ गई है, हाथ बांध रही है कि बस अब मजीद नहीं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्ट और नेगेटिव फीडबैक को कहा जाता है कि व्हेन समथिंग स्टॉप्स इट्स ओन प्रोडक्शन, अपनी जो प्रोडक्शन खुद ही स्टॉप कर ले, बाय गोइंग बैक टू द पेरेंट, मतलब कि जहां से रिलीज हुआ है, तो जहां से रिलीज हुआ है वो कौन सा था, ये पूरी जो गेम स्टार्ट किसने की थी, हाइपोथैलेमस ने की थी। तो भाई आप हाइपोथैलेमस के पास जाओ। तो सबसे पहले ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन किसके पास जाएगा अब, टेस्टोस्टेरोन कहता है भाई जहां से रिलीज हो रहा है मैं पहले वहां जाऊंगा। तो डेफिनेटली ये पहले सबसे पहले जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाला इसको कहता है कि जो है ना आप जो है ना फिर हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा कि आप अपनी जो है ना प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप कर लो, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि उसको तो इसको पता ही नहीं है, टेस्टोस्टेरोन को पता ही नहीं है, किस चीज़ का नहीं पता, हाइपोथैलेमस का, कि भाई उसके मैसेज पर ये असल में रिलीज हुआ था। ये जाएगा वहीं से जहाँ से जिसको इसने रिलीज किया था, भाई पिट्यूटरी ने किया था। तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहता है, टेस्टोस्टेरोन किसके पास जाता है, पिट्यूटरी पर। और पिट्यूटरी पर ये क्या हो जाता है, जाकर बाइंड हो जाता है, ठीक है। और फिर ये जाता है हाइपोथैलेमस को के पास, और फिर वहां से क्या रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन या गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये इनहिबिट होगा, जो कि मैंने बताया था ना, सर्टोली सेल एक प्रोड्यूस करता है हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। ये इनहिबिन हार्मोन का जो काम है ना वो असल में ये है कि ये जाकर इसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। और फिर जो है वहां से इनहिबिन जो है, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगा, पिट्यूटरी में जाकर बाइंड हो जाएगा। फिर इनहिबिन जो है यही जाएगा वापस, जो कि कहाँ से आया है, कहाँ से आया, इसको एफएसएच ने रिलीज किया था, याद है ना, एफएसएच ने रिलीज किया था इनहिबिन। और ये कहाँ से रिलीज हुआ था, सर्टोली सेल से। ये इनहिबिन जाएगा
और कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस पे जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस पे जाएगा। हाइपोथैलेमस में जाकर यह क्या कर देगा, स्टॉप कर दे सिक्रेशन। ठीक है, पहले तो रिलीजिंग हार्मोन था, अब ये इनहिबिन खुद जा रहा है कि भाई मुझे माफ कर दो, बख्श, तो अब इतना ज्यादा रिलीज नहीं करो। ठीक है, तो एफएसएच ने ही रिलीज किया था इनहिबिन हार्मोन, तो इनहिबिन जाकर जाएगा हाइपोथैलेमस थैलेमस के पास, और फिर वहां से जो है क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी सिक्रेशन। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत ज्यादा एफएसएच जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। एफएसएच प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एफएसएच प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको पता है भाई एफएसएच का काम ही यही था कि वो जो है ये जो इनहिबिन हार्मोन है वो स्टार्ट कर देता है। तो भाई ये खुद ब खुद ही क्या कर देगा, पूरी जो सिक्रेशन इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज जो दो चीजें पढ़ी हैं वो क्या पढ़ी हैं, एक तो हार्मोन रिलीज कैसे होगा, किस तरह से सेल्स बनेंगे। अभी जो हमने प्रोसेस जहाँ तक देखा है वो क्या है कि इनके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन हमने देखी है कि अब वो इनका स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस। और फिर मैं जो नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है बॉडी से किस तरह से रिलीज होगा, क्या पाथवेज होंगे। जो पेपर के रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको याद करना है, पाथवे, कि ये स्पर्म जो है वो कैसे कैसे ट्रेवल करेगा और कैसे मूव करेगा बॉडी के बाहर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा हमारा इसी के ऊपर जो टॉपिक होगा वो उसके पाथवे पे होगा। ठीक है, तो